नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी पाटिल। आप लोगों के सम्मुख जो है वो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो भाषाई कौशलों को लेकर थोड़ी सी 10 मिनट की बात करेंगे। मेरे पढ़ने में और सुनने में जो जानकारी आई है उसको आप लोगों के साथ मैं साझा करने का पूरा प्रयास करूँगी। भारत में कुल मिलाकर 64 प्रकार की कलाएँ बताई जाती हैं। कई प्रकार की कलाएँ हैं, गीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, और उन्हीं में से जो है वो 5 से लेकर 6 कलाएँ कुछ ऐसी हैं जो कि साहित्य से जुड़ती हुई हम लोगों को नज़र आती है। अब देखिएगा, उदक वाद्य नाम की एक कला है। इस कला में कांच के बर्तन में जो है वो पानी लिया जाता है और इस बर्तन को विशिष्ट प्रकार से बजाया जाता है। वैसे तो ये कला जो है वो निश्चित रूप से संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई कला मानी जानी चाहिए, लेकिन एक ज़माने में इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों द्वारा जो है वो श्रवण कौशल को विकसित करने का काम किया जाता था। श्रवण कौशल के अलग अलग मापदंडों को इससे उत्पन्न ध्वनियों द्वारा बताने का प्रयास किया जाता था। उसके बाद एक कला आती है अक्षर मुष्टिका कथन नाम की कला। इस कला में जो है वो वार्तालाप किस प्रकार से किया जाना चाहिए, हम जब संभाषण करते हैं तो किस प्रकार की प्रविधि को अपनाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को जो है वो अक्षर मुष्टिका कथन इस कला में बताने का प्रयास किया गया है। अगली एक कला आती है नाटक आख्यायिका दर्शन नाम की कला। इस कला में जो है वो नाटकों द्वारा अभिनय किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। वैसे तो अभिनय कहने के बाद जो है हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई ये सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चूँकि नाटक ये साहित्य की विधा है और अभिनय ये नाटकों का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, जिसके चलते जो है वो नाटक आख्यायिका दर्शन ये कला जो है वो साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण कला मानी गई है। उसके बाद एक कला आती है निमित्त ज्ञान नाम की कला। निमित्त ज्ञान में आप स्वदेशी भाषाएं और विदेशी भाषाएं, इन दोनों भाषाओं का ज्ञान किस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए ये इस कला में बताया गया है। साथ ही में इससे समकक्ष एक और एक कला है जिसका नाम है म्लेच्छित कला विकल्प। इस कला में भी विदेशी भाषाओं का ज्ञान किस प्रकार से आत्मसात कर लेना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई गई है। साथ ही में और एक कला, दो कलाएं एक ऐसी आती है मानस काव्य क्रिया नाम की कला, और दूसरी जो है वो काव्य समस्या पूर्ति नाम की कला। ये दो कलाएं जो है वो ये बताती है कि अधूरी अगर कविता रह गई है तो उसको पूर्ण किस प्रकार से किया जाए, कविता लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और लेखन कौशल्य के मापदंड किस प्रकार से होने चाहिए, उसकी जानकारी जो है वो इन दो कलाओं के माध्यम से हमें पता चलती है। तो हम लोगों को देखने में आता है कि 64 प्रकार की कलाओं में जो है वो 5 से 6 कलाएं ऐसी हैं जो कि साहित्य से बहुत बारीकाई के साथ, बड़ी गहराई के साथ ये कलाएं जुड़ी हुई हैं और उसके माध्यम से जो है वो कहीं न कहीं ये कौशलों का विकास करती हुई भी ये कलाएं नज़र आती हैं। जैसे उदक वाद्य द्वारा जो है वो श्रवण कौशल का विकसित होना, या फिर अक्षर जो अक्षर कथन है उसके द्वारा जो है वो हम लोगों को वार्तालाप या संभाषण कौशल किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो पता चलता है। या फिर मानस काव्य क्रिया द्वारा जो है वो हम लोगों को पता चलेगा कि भाई कविता लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ये कलाएं कौशलों से थोड़ी सी बारीकाई के साथ ये कलाएं निश्चित रूप से ये कलाएं जुड़ी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक वृत्तांत जो मेरे पढ़ने में आया था, उस वृत्तांत में उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी दी थी कि मनोविज्ञान की एक शाखा है सैनिटाइज, और उस शाखा में ये बताया गया है कि जब कोई वैज्ञानिक अपना आविष्कार करता है तब उस समय उसकी मानसिक स्थिति, और जब कोई रचनाकार अपनी रचना का निर्माण करता है तब उस समय उसकी मानसिक स्थिति, ये दोनों भी मानसिक स्थितियाँ ये एक समान होती हैं, ठीक है।
तात्पर्य ये कि बुद्धि को लांघ कर उन्माद की स्थिति में भटके बिना न तो वैज्ञानिक को आविष्कार सूझता है और ना ही कवि को उसकी कविता सूझती है। इसी उन्माद की स्थिति को रहस्यवाद भी कहा गया है। इस शाखा ने इस शाखा ने रहस्यवाद को फिर से और थोड़ा सा उसमें विश्लेषण करते हुए इस चीज़ को बताया है कि रहस्यवाद में वैज्ञानिक की आँखों के सामने जो है वो इमेजेस क्रिएट होते हैं। कवि जब अपनी कविता करने लगता है तब उसकी कुछ इमेजेस उसकी आँखों के सामने क्रिएट होने लगते हैं। अब देखिएगा, ये जो इमेज क्रिएशन की जो बात होती है, ठीक है, इसी चीज़ को जो है वो जोसेफ कोनराड नाम के एक प्रख्यात लेखक ने इसी चीज़ को इस प्रकार से बताया है कि नॉट ओनली थिंकिंग एंड सीइंग creating the pictures are the skill of visualization, but the speakers and writers are also equal part of the visualized artist. So speaking and writing is the skill of visualization. ठीक है, तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से जब कोई संभाषण करता किसी वक्ता का भाषण जब हम सुनने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से ये उसकी एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि वो श्रोता की आंखों के सामने उस दृश्य को खड़ा करे, उसको वो विजुअलाइज्ड करे। ठीक है, जब किसी पुस्तक को जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से ये उस लेखक का एक उस लेखक के लिए बहुत बड़ी कसौटी होती है कि वो उस चित्र को, उस दृश्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे, उसको विजुअलाइज्ड करे। ठीक है, अब देखिएगा, दृश्य का निर्माण करना इस चीज़ को लेकर जो है मेरी सुनने में एक बहुत अच्छी बात आई थी। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि एक रशियन जू जिनका नाम था हेटल शरांस्की, और हेटल शरांस्की जो है वो कम्युनिस्ट रशिया की वो मांग कर रहे थे, जिसके चलते जो है अमेरिकन सैनिकों ने जो है वो हेटल को गिरफ्तार किया और उनको 12 वर्ष तक जो है वो जेल में रखा। अब हेटल को जो है वो साइबेरिया के जेल में रखा गया, जो दुनिया के सबसे भयंकर जेलों में से एक जेल मानी जाती है। और साइबेरिया के जेल में उन्होंने वर्णन किया है कि 4 बाय 3 फीट की जगह पर जो है वो उनको रखा गया था। अब देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 फीट का आदमी जो है वो 4 बाय 3 फीट की जगह पर कैसे रहेगा, और ऐसी अवस्था में उसके शरीर की ग्रेविटी को मेंटेन करना, उसके बुद्धि की ग्रेविटी को मेंटेन करना, ये कितना बड़ा टास्क उसके लिए रहा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हेटल ने जो है वो अपनी शरीर की ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए कुछ कसरतें की, और बुद्धि की ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए वो अपनी आँखों के सामने जो है वो कुछ इमेजेस को क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और वो इमेजेस थे चेस खेलने के। बचपन में उनको चेस खेलना ये काफ़ी अच्छा लगता था, जिसके चलते जो है उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया दिमाग में। ठीक है, कुछ दृश्य उसके वो तैयार करने लगे, विजुअलाइज्ड करने लगे। और ऐसी परिस्थितियों में जो है अब चेस किसके साथ खेला जाए, ठीक है, तो उस ज़माने में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जो चेस प्लेयर, वर्ल्ड चेस चैम्पियन रह चुके थे, जिनका नाम है गैरी कैस्परोव। ठीक है, गैरी कैस्परोव जो है वो दुनिया के सबसे उम्दा चेस प्लेयर माने गए हैं। गैरी की एक खासियत ऐसी थी कि गैरी कम से कम 5 लोगों के साथ चेस खेलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों के साथ एट ए टाइम एक साथ वो चेस खेलते थे और 40 के 40 लोगों को वो हरा देते थे। तो ये गैरी की सबसे बड़ी खासियत है। वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड चेस चैम्पियन है, तो कोई मजाक नहीं है। तो हेटन जो है वो अपनी आँखों के सामने कुछ इमेजेस क्रिएट करते थे, कुछ दृश्य तैयार करते थे, और वो रोज़ करीब 12 वर्ष तक वो रोज़ गैरी के साथ चेस खेलते थे। 12 वर्षों के बाद जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट बदल गई, बिल क्लिंटन जो है वो राष्ट्राध्यक्ष बन गए, और बिल क्लिंटन ने जो है वो रशिया को इस प्रकार की गुहार लगाई कि जो लोग आप लोगों ने पकड़े थे उनको रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए।
ऐसे में रशियन गवर्नमेंट ने जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट की बात मान ली और उनको छोड़ दिया। हैटन जो है वो बाहर निकले, सीधा वो इज़राइल चले गए और इज़राइल में वो कैबिनेट मिनिस्टर बोल के नियुक्त हो गए। वहाँ पर कुछ सालों के बाद जो है वो गैरी कैस्परोव जो है वो इज़राइल की भेंट के लिए आए। वहाँ पर उनका एक कंपटीशन, चेस कंपटीशन रखा गया। 5 लोगों के साथ जो है वो गैरी खेलने वाले थे और जो 5 लोगों में से जो है वो एक हैटन थे और उस कंपटीशन में जो है वो हैटन ने गैरी को हरा दिया। अब देखिएगा, पत्रकारों ने हैटन को घेर लिया, हैटन शरांस्की को, और उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपको तो कभी हम लोगों ने इस तरीके से लाइव चेस खेलते हुए नहीं देखा, तो आपने ये कैसे संभव कर लिया। तो हैटन का एक जवाब था कि मेरे दिमाग में जो है पिछले 12-15 सालों से मैं मेरे दिमाग में एक ऐसा दृश्य तैयार कर रहा हूँ कि मैं लगातार जो है वो गैरी के साथ खेल रहा हूँ और मैं गैरी को हरा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये संभव हो सका। ठीक है, तो कुछ इमेजेस का क्रिएट होना, कुछ विजुअलाइज्ड होना, कुछ चित्र आँखों के सामने, कुछ दृश्य आँखों के सामने तैरना, इन सारी चीज़ों को जो है वो निश्चित रूप से साहित्यकार निश्चित रूप से अपना साहित्य निर्माण करते समय और वैज्ञानिक अपने शोध का आविष्कार करते समय ये सारी चीज़ों को वो अपनाता ही होगा। अब देखिएगा, जब मैं कहती हूँ कि मुझे पेन दीजिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब मैं कहती हूँ कि मुझे पेन दीजिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पेंसिल दीजिए। ठीक है, मुझे अगर पेन चाहिए तो मुझे पेन ही मिलेगी। ठीक है, तो हम एक पेन कहने के बाद हमारी आँखों के सामने उसका एक दृश्य हमारी आँखों के सामने आता ही है, जिसकी कनेक्टिविटी जो है जब हम किसी चीज़ को अपने कानों से सुनते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि संगीत में तो इस प्रकार से भी कहा जाता है कि आगे भविष्य में जो है वो इंसान के पास कान नहीं रहेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे इन कानों को बचाएं तो हम अच्छी चीज़ें सुने, अच्छा संगीत सुने, अच्छा क्लासिकल संगीत सुने। ठीक है, तो इन कानों से जो हमारी शुरुआत होती है सुनने से लेकर, ठीक है, जब मैं सुराही कहती हूँ तो आँखों के सामने झट से सुराही ही आती है। ये जो सुनने की प्रक्रिया है और सुनने के बाद जो है दृश्य का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर जो हमारी सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है कि हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं। सुराही को सुराही बोलेंगे, पेन को पेन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर उसको लिखना शुरू कर देंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ बेहद गहराई के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, परस्पर जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं, आत्म प्रकटन करते हैं, आत्माभिव्यक्ति करते हैं। निश्चित रूप से कौशलों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।